हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है भारत की मिट्टी कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है और यह मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की मिट्टी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को करने के बाद हम एग्जाम्स में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मिट्टी का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पेडोलॉजी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब आते हैं मिट्टी के प्रकार कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो मिट्टी के 4 प्रकार दे रखे हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, फिर आता है लाल मिट्टी और उसके बाद आता है लैटेराइट मिट्टी। तो आज हम इन्हीं चारों मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और यह गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। अब आता है काली मिट्टी। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी का निर्माण लावा बहने से भी होता है। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जो विशाल चट्टाने हैं उनके जो टूटने फूटने के बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो काली मिट्टी होती है उसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और जो काली मिट्टी का काला रंग होता है वो होता है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो काली मिट्टी का काला रंग होता है वो होता है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण। जो काली मिट्टी होती है यह मिट्टी गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाने के लिए काफी अच्छी गुणकारी होती है। काली मिट्टी को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो काली मिट्टी होती है उसमें जो खेती की जाती है वो की जाती है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की, और जो काली मिट्टी होती है उसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लेकिन जलयोजन रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मिट्टी में गेहूं, कपास, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। यानी लाल मिट्टी की जो उर्वरता है उसे बढ़ाने के लिए उसमें मिट्टी के चूने का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन यानी कि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। यह भारत में आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, राजस्थान में अरावली क्षेत्र के कुछ भागों में पाई जाती है। अब आती है हमारी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सफेद लैटेराइट मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। गहरी लाल लैटेराइट मिट्टी में लोह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी में चाय एवं इलायची की खेती की जा सकती है। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोह ऑक्साइड के कारण। जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो होता है लोह ऑक्साइड के कारण।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला देखते हैं, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। अभी हमने पढ़ा था कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, लावा के प्रभाव से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। जो लावा के प्रभाव से मिट्टी बनती है वो कहलाती है काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। क्वेश्चन नंबर 7, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। जो रेगुर मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। रेगुर मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में। जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो मालाबार तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी को। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने के बाद उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, क्षारीय और लोनी मृदा का भारत में एक और नाम है, वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्लर। क्षारीय और जो लोनी मृदा होती है उसे भारत में एक और नाम दिया गया है, वो है कल्लर। क्वेश्चन नंबर 16, लैटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसे मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुखरेला मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी को मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ लाफर मृदा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ोकल। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर होगा वन रोपण द्वारा। जो मृदा अपरदन है उसे रोकने का एक ही तरीका है, वो है वन रोपण। जितने ज़्यादा वन या पेड़ पौधे लगाए जाएंगे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आश्रय पट्टी। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसे कहते हैं आश्रय पट्टी। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की जैव पद्धति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च कृषि। मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है समोच्च कृषि। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी के कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर है 8 भागों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। मृदा का लवणीकरण जो होता है वो अधिक सिंचाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा की लवणता को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालकता मापी से। जो मृदा की लवणता होती है उसे चालकता मापी से मापा जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। जो भारत के कच्छ का रण है वो ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण में कौन अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा जलवायु। जलवायु के कारण जो अपक्षय और हुमस की निर्माण की दर होती है वो प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। भारत में बंजर भूमि का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो राजस्थान राज्य में है। 30, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मृदीय कारक। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली और कछारी मिट्टी में, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मृदा विज्ञान। आपको याद रखना है, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और उसके लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। यानी जो धान होता है उसे उगाने के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 600 मीटर। जो गंगा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो भूमि की सतह से 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।